परिवार का इतना बड़ा नाम विश्व में एक मंदिर में जाने से रोका और किसी को भी बुरा लगेगा। प्रशासन की ढील भी इसमें शामिल है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। होता है ना लॉ एंड ऑर्डर के सवाल, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न उठता है, भले उदयपुर में हो, अलग स्थानों में हो, ये लॉ एंड ऑर्डर की घटना उठ रही है, ये होना नहीं चाहिए। तो आपको लगता है कि कलेक्टर की भूमिका ठीक नहीं थी? जिनके हाथ में अथॉरिटी थी उन्होंने जो कर सकते थे वो नहीं। मैंने लिखा था कलेक्टर को, पुलिस को, आप एक प्रॉपर्टी को डिवाइड कर बीच में फेंस खड़ा कर। आप क्यों नहीं सुन रहे पुलिस वालों की? इस विवाद में जवाब भी नहीं दिया, उसको सुनने की बात भी। ब्यूरोक्रेसी परेशान करेगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, ये आपको लगता नहीं है कि ये ठीक नहीं है? अगर सचमुच में ऐसे हो रहा है तो ये होना नहीं चाहिए। दशरथ जी से रिश्ते हैं आपके, घर के बड़े की इज्जत नहीं दोगे तो आपको इज्जत कौन देगा? तो आपका जीवन भी राजा वाले अंदाज में था बचपन में। देख लें आज विधानसभा तक में और क्या पहने। डॉक्टर करुणलाल मीणा जी, आप उनको किस तरह का नेता है? मैं किसी और के बारे में क्यों बताऊँ? सर, आपके इधर एक नेता है राजकुमार बाप पार्टी के, और वो ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ। मैं सही गलत में नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि धर्म एक निजी बात है। प्रिया कुमारी जी को आप कैसे देखते हैं? आदिवासी समाज है, उनको क्या आपका मैसेज है? लेकिन दूसरों के आश्वासन से या किसी प्रलोभन और प्रलोभन से आप उनकी बातों में ना आए। नमस्कार, भारत रफ्तार की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सर, कैसे हैं? हाउ आर यू? ऑल वेल, थैंक यू। आप कैसे हैं? आफ्टर लॉन्ग टाइम, लंबे समय बाद आपसे मिलना हुआ है। हाँ, आगे और मिलेंगे। सर, नाथद्वारा आपकी विधानसभा है और नाथद्वारा में प्रसिद्ध मंदिर भी है। सब कैसा चल रहा है विधानसभा में? नया एक्सपीरियंस, विधायक बन गए आप। प्रसिद्ध मंदिर तो है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, और जो भी चल रहा है वो श्रीनाथ जी की कृपा से ही चल रहा है। और हाँ, ये नया एक्सपीरियंस था। एमएलए 1 साल हो गए एमएलए बने हुए, और एक्सपीरियंस नया है, नई चीज सीखने को मिल रही है लोगों, और मोटे तौर पे तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। सर, अभी आपका राज्याभिषेक भी हुआ था, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये भी एक नया एक्सपीरियंस था आपके लिए क्योंकि अब आप देखें, अब हर परिवार में होता है कि जब एक पीढ़ी नई रहती है तो अगली पीढ़ी में जो भी बड़ा होता है वो उसको उनको एक तरफ से रिकग्निशन होता है कि अब आप घर के बड़े हैं। तो ये किसी की ज़िंदगी में एक ही बार होता है, और हाल ही में हुआ था, और ये एक्सपीरियंस बहुत ही आप अंग्रेजी में कहें तो मूविंग एक्सपीरियंस था। और मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सब लोगों ने साथ मिलके जो मेरे प्रति जो सपोर्ट दिखाया है, जो हमारे परंपरा के हिसाब से परिवार को जो सपोर्ट दिए, उन सभी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, वो एकलिंग जी के मंदिर के जाने की क्या परंपरा है, क्या इतिहास है उसका? तो कब से आप जा रहे हैं, आपका परिवार? एकलिंग जी हमारे कुल देवता है, तो जब कुछ भी महत्वपूर्ण चीज होती है या महत्वपूर्ण घटना होती है, अगर आप मंदिर जाना चाहें जी तो वो तो स्वाभाविक है। सर, ये व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है या फिर सार्वजनिक है? थोड़ा सा लोगों में ये क्या एकलिंग जी मंदिर जो है, मेरे परदादू साहब जो लेट महाराणा भोपाल सिंह जी हैं, उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था 1955 में, और वो उस ट्रस्ट एक श्री एकलिंग जी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। और ये एकलिंग जी ट्रस्ट पे पहले भी लिटिगेशन हुआ है, और ये ट्रस्ट संपत्ति है, निजी संपत्ति नहीं। निजी संपत्ति नहीं, ट्रस्ट की संपत्ति, एकलिंग जी ट्रस्ट की संपत्ति। एनीवन कैन गो देयर? ओपन टू द पब्लिक तो जा सकती है। और उसके कोई ट्रस्ट डीड के हिसाब से कुछ कंडीशंस हैं, उसमें से एक कंडीशन है कि जो घर का बड़ा है वो ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी रहेगा। तो व्हाई दे स्टॉप यू दैट टाइम? ये आप देख सकते हैं कि ये प्रशासन की एक तरफ से ढील है कि ऐसे एक मंदिर में आप किसी को मना करें, या अगर कोई नोटिस अखबार में निकाले कि हमें डर है कि आप मंदिर में क्रिमिनल ट्रेसपास करेंगे, ये तो बहुत ही अजीब बात है। और खुद के कुल देवता के मंदिर में कोई क्रिमिनल ट्रेसपास कैसा करे, ये तो समझ के बाहर है। तो ये जो भी हुआ था उस समय रोकना वो गलती हुआ था। पर सर, आपको लगता नहीं है कि महाराणा प्रताप जी की इतनी बड़ी छवि विश्व में है और आपके परिवार का इतना बड़ा नाम विश्व में, एक मंदिर में जाने से रोका और पूरे देश में ये चर्चा हुई कि बताओ, एक राजा को सिर्फ उसके कुल देवता के मंदिर में
आपको कभी पीड़ा नहीं होती इस बात की, कभी पीड़ा नहीं हुई मन में कि यार मैं क्या कर रहा था, मेरे वंशजों की पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, मतलब इस तरह से उनके आपकी उनकी लेगेसी है तो सवाल तो लोग बोल रहे हैं इतना बड़ा परिवार है और एक मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, आपको पीड़ा तो होती होगी सर कि रोका। बड़ा परिवार हो कि छोटा परिवार हो, अगर आप मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते हैं और आप उनको रोकेंगे हम्म, तो एक किसी को भी बुरा लगेगा। और जब खास तौर से जब अब यह मंदिर भी पुराना है और आप जैसे कह रहे हैं कि परिवार भी पुराना है, तो जैसे मैंने कहा इस रोकने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी और ये होना भी नहीं चाहिए था, और ये सब गलत ही हुआ है, और प्रशासन की ढील भी इसमें शामिल है। तो प्रशासन में ऐसा कौन था जो मतलब नहीं करने दे रहा था, ऐसा कौन व्यक्ति था? सरकार बीजेपी की, मुख्यमंत्री जी आपके, सिस्टम आपका? मेरे तो नहीं। हाँ आप मतलब ऐसे तो जनता के हैं। है तो जो आप जैसे आप कह रहे हैं, ठीक है, हम सब एक ही पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी में, और उस तरफ से तो आप कह सकते हैं एक ही पार्टी के हैं, लेकिन जो अब आप दूसरे कारण है, अब आप बताएं कि नहीं तो मंदिर में रोकने से कौन कैसे रोक सकता है किसी को, मंदिर में जो सार्वजनिक मंदिर है, जो सब लोग पब्लिक वैसे भी जाती है। जो दूसरे जगह है जो पैलेस में, वो भी एक म्यूजियम का भाग है जहाँ पब्लिक वैसे भी जाती है, तो आप वहाँ जाने से कैसे रोक सकते हो? और जो दूसरे दर्शती पैलेस में, वहाँ तो 2 दिन के लिए, 2 दिन बाद हुई, तो आप ये तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो आपने ऊपर शिकायत नहीं की? मोदी जी से भी आप मिले और सब, मोदी जी तो आपके परिवार का बड़ा रेस्पेक्ट भी करते हैं और मानते भी, आप भी मिल के आए अभी। नहीं, वो मिलने की बात अलग है, लेकिन जो मेरे प्रोफेशनल, आप कह सकते हैं एमएलए अब एक प्रोफेशनल स्टेटस है, और ये एक पारिवारिक चीज़ है, तो इन दोनों को मिलाना मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक नहीं नहीं फिर भी रहेगा। सर क्या होता है कि गलत तो गलत होता है सर, गलत अगर हुआ है तो मतलब मुझे लगता है कि आप, जाहिर सी बात है आपने बोला ही होगा, लेकिन गलत तो गलत होता है कि पत्थर, आपने आपने एक इंटरव्यू सुन रहा था, आपने कहा कि पत्थर वहां से फेंके जा रहे थे, बोतलें वहां से फेंकी जा रही थी, कुछ लोग घायल भी हुए, तो ऐसा प्रशासन में कौन व्यक्ति था सर? तो आप, मैं कहता हूँ कि ये वो वीडियो पे कैप्चर है, फिल्म पे कैप्चर है कि वहाँ से पत्थर फेंके जा रहे हैं, बोतलें पे फेंके जा रहे हैं, लोग घायल हो गए और प्रशासन ने कुछ नहीं किया। जिन लोगों घायल हैं उनके लिए क्या किया है? मेरी बात तो भूलो, जिन जो लोग घायल हैं उनको उनको क्या जस्टिस कितने लोग मिला? घायल हुए? बड़ी संख्या नहीं थी, लेकिन कुछ लोग तो थे जो घायल हुए। अब भले 1 हो कि 10 हो जी सर। कि 100 हो, लोग तो घायल हुए, उनको लगी है। उनके लिए आपने क्या किया? प्रशासन ने कुछ नहीं किया। जहाँ तक मेरी जानकारी में, उनके जिन्होंने उनको मारा है पत्थर, उनके खिलाफ क्या किया? और आप सब वहाँ पे तो बंदोबस्त पूरी खड़ी थी, उन्होंने भी देखा ही होगा, और मैंने तो उनको कहा भी था कि लोग बोतलें फेंक रहे हैं, आप क्या करोगे? तो आपका मतलब है बोतलें फेंकने वालों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई, पत्थर फेंकने वालों पर कार्रवाई? मेरी जानकारी के अनुसार कुछ नहीं। तो आपकी मांग क्या है, कार्रवाई होनी चाहिए? मेरी मांग तब भी थी और आज भी है कि जो कानून व्यवस्था है, जो कानून के रूल्स हैं, आप उसके हिसाब चलिए और उसी के हिसाब से ही काम करें, और यही मेरी मांग है, तब भी थी, आज भी। सर ये जो आपकी महाराणा बनने की परंपरा है, ये कैसे बनते हैं महाराणा, मतलब क्या परंपरा है? अब ये जो मोटे तौर पे जो आपने देखा वो शताब्दियों से चला आ रहा है कि जो महाराणा बनते हैं उसी हिसाब से बनते हैं, और वो तिलक होता है, और सब लोग जो पुराने परिवार से जुड़े हुए हैं वो सब आके इन द सेंस रिकग्नाइज करते हैं कि आप घर के बड़े हैं, क्या महाराणा है। और की बार तो वीडियो में लेट महाराणा साहब का भी जो तिलक हुआ था वो भी वीडियो में यूट्यूब में काफ़ी चला है, तो परंपरा ऐसी ही है। वो सर वो क्या परंपरा थी, मतलब तलवार से काटने वाली? वो सलूमर्स के जो परिवार है वो उन्हीं परंपरा के हिसाब से वो ही करते हैं। ब्लड, हाँ, उनका ब्लड थोड़ा सा चीर के तलवार से और उसी से तिलक करते हैं, तो ये शताब्दियों से चला आ रहा है। लेट श्री महाराणा प्रताप जी से चला आ रहा है। अराउंड दैट टाइम। अच्छा, उसी समय से ये लगभग। लगभग उसी तरह की परंपरा।
सर जो ये पूरा मसला हुआ उसके बाद तमाम तरह की बातें चली सोशल मीडिया पर। लोग ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी का विवाद है क्या? मतलब उन्होंने नहीं जाने दिया, चलो वो तो कोर्ट में चलने का। प्रॉपर्टी का विवाद क्या है? मतलब राजा कौन है आज तक समझ नहीं आ रहा लोगों को। आप देख ले कि जो घर का बड़ा है, भला किसी भी परिवार हो, हिंदू परिवार, जो एक परिवार जब एक पीढ़ी जब नहीं रहती है तो अगले परिवार में जो भी परिवार के जो चैरिटेबल चीज़ है या जो घर का नाम है वो बड़े लड़के से ही चलता है। तो ये कोई भी परिवार हो, हिंदू परिवार हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। और जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, हाँ विभाजनवाद चल रहा है। और उसमें जो मेरे अंकल है अरविंद सिंह जी, उन्होंने भी व्यक्तिगत तौर पे माना है कि सब कुछ HUF है, मतलब परिवार की संपत्ति है। और यही विभाजनवाद की बात थी। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो आदेश दे रखा है कि ये एक HUF संपत्ति है, लेकिन जो कहते हैं कि कोर्ट का जो ऑपरेटिव पार्ट है उसको हाई कोर्ट ने स्टे किया है। और लेकिन सब संपत्ति के ऊपर 1983 से स्टे ऑर्डर तो चले आ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि 1983 से आज तक उसी संपत्ति पे कितना बदलाव आया। इसलिए मैं कहता हूँ ये तो डील तो प्रशासन की तरफ है। तो सर प्रशासन में कौन है ऐसा, मतलब जो जिला कलेक्टर थे उदयपुर के, क्या आपको लगता है कि उस विवाद के दौरान उनकी भूमिका संदिग्ध थी? अब आप कंक्लूजन आप ड्रॉ कर लें कि मैटर था कि मुझे अंदर जाके सिर्फ दर्शन करके आना है, और जो पब्लिक एक्सेस है उस जगह पे उसके लिए 2 दिन लग गए। तो आप मान सकते हो कल आप दरवाज़ा बंद कर दो और कोई कहता है कि मैं नहीं, कोई अथॉरिटी कहती है कि मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता हूँ, तो कि डील किसकी है? नहीं, अथॉरिटी किसने कहा आपको? कलेक्टर साहब ने कहा? अब क्लियरली उस टाइम आई वाज टॉकिंग टू द कलेक्टर, वो कलेक्टर वाज द मैन ऑन द स्पॉट, वो वही थे, बात उन्हीं के द्वारा क्या हो बोला रही थी। उन्होंने? वही थी कि बात चल रही है। पहले हो रहा था कि ठीक है आप आए, फिर कुछ एक्स नंबर 10-15 लोग आए, फिर 5 लोग आए, फिर आप इतने लोग आए, फिर उनके तरफ से मुझे यही कहा गया था। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे तो सिर्फ दर्शन करना। तो मतलब तो फिर हुआ नहीं, 2 दिन के लिए नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि कलेक्टर की भूमिका ठीक नहीं थी? स्पष्ट बोलिए ना सर। अब मैं स्पष्ट नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ ये आदमी था कि दूसरे लोग भी थे, अब मैं मेरे जानकारी में तो है नहीं, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि जिनके हाथ में अथॉरिटी थी उन्होंने जो कर सकते थे वो नहीं किया। तो जिले की अथॉरिटी तो कलेक्टर के हाथ में होती है, ठीक है, फिर वही है। क्योंकि जिले की जो कोलसोल होता है वो कलेक्टर ही होता है। क्या नाम था? अरविंद पोसवाल है सर? हाँ, उस अरविंद पोसवाल जी थे। अब इस विवाद में अब तक क्या हुआ, आगे क्या चल रहा है? अब आगे तो, अब जैसे मैंने कहा हाई कोर्ट में तो स्टे है और सब प्रॉपर्टीज पे स्टे है, लेकिन मैं एक और बात कह दूंगा कि इस वारदात के बाद में दिसंबर की बात है कि जब जहाँ मैं रह रहा हूँ उदयपुर में, जहाँ हम रह रहे हैं और दूसरे बाग के बीच में कोई दीवार नहीं है, एक कोने पे दीवार नहीं? दीवार, अच्छा। एक प्रॉपर्टी है, कोई दीवार नहीं है बीच में एज अ डिवाइडर। लेकिन उस समय के बाद में, उस जहाँ हम रह रहे हैं और दूसरे प्रॉपर्टी के बाद में, उस पार्ट पे उन्होंने एक फेंस बना दिया, खड़ा कर दिया। अभी बनाया? दिसंबर में। अच्छा। और दिसंबर या अर्ली दिसंबर में ही किया है। और मैंने लिखा था कलेक्टर को, पुलिस को, कि हमारे पास कोर्ट के स्टे ऑर्डर है, ये सिर्फ एक फेंस खड़ी करने की बात नहीं है, आप एक प्रॉपर्टी को डिवाइड कर बीच में फेंस खड़ा करते, ये स्टे ऑर्डर के खिलाफ है। कोई एक्शन ना तो पुलिस ने ना तो जवाब दिया, और ये कलेक्टर साहब ने सिर्फ टाउन प्लानर को भेज दिया देखने के लिए क्या हो, लेकिन वो फेंस आज भी खड़ी है। आप क्यों नहीं सुन रहे पुलिस वाले, मतलब इस विवाद पे? इस विवाद में जवाब भी नहीं दिया उसने, सुनने की बात दूर। कौन है पुलिस वाले? आई डोंट नो द नेम ऑफ द SP? पर्सन। एसपी थे जो कि उसी को लेटर भेजा। तो उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। कितना टाइम हो गया आपको दिए? तो इसमें दिसंबर की बात है लगभग, आई थिंक इस दिसंबर। सरकार बनने की बात की है? नहीं, हाँ ये दिसंबर, अभी 2 महीने पहले। अच्छा, 2 महीने पहले ही है आपने। तो इस विषय में आपकी मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई? नहीं, मैंने बात नहीं की। जैसे मैंने कहा, मेरे पर्सनल ये जो कोर्ट की मैटर है और MLA की से मैं जो कर सकता हूँ वो डिफरेंट है। तो मौका मिलेगा तो मैं कह दूंगा, लेकिन इस स्पेशली इस बात के लिए मैंने। अच्छा, व्यक्तिगत मामला आप नहीं कहते? कहना तो चाहिए क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर।
हाँ सर, आपकी बात ही नहीं सुन रहे तो इट्स अ मैटर ऑफ कोर्ट ऑर्डर, हाँ कोर्ट सर। का आदेश है। लेकिन ठीक है, लोग समझते हैं कि ठीक है आप एमएलए की तरफ से अपना आप ज्यादा जोर लगाओगे, लेकिन एक कहना तो पड़ेगा, लेकिन उस समय मैंने नहीं कहा। पर मुझे लगता है सर आपको कहना चाहिए, जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन रहती है, जब एमएलए खुद के लिए नहीं लड़ रहा तो हमारे लिए कैसे लड़ेगा? लड़ तो रहे हैं, 1983 से लड़ रहे हैं, इसलिए तो यहाँ खड़े हैं। और ज्यादा टाइम तो प्रशासन और सरकार के खिलाफ ही लड़े हैं, तो लड़ना तो पड़ेगा। और अभी आज भी वैसे लड़े, लड़ना सर आपके खून में भी है। तो वही है। मुगलों से लड़ रहे थे। तो अब सर जो एक गलत काम कर रहा है गलत ही करना है। अब अभी आज अब कह तो रहे हैं गलत हो रहा है। सर एक सवाल है सर, बात आई आपके लड़ने वाली बात पे, तो लेट श्री महाराणा प्रताप जी भी लड़ते रहे। अक्सर चर्चा होती है कि हल्दी घाटी की युद्ध की, यहाँ से भी लोग पर्यटक भी जाता है, विदेशी पर्यटक भी आते हैं, जो भी आता है हल्दी घाटी की युद्ध की, पढ़ाया भी हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में जाता है। लेकिन दिवेर का युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत ही संघर्षशील था, और जो दिवेर की जीत थी वो भी संघर्ष बहुत ऐतिहासिक थी। लेकिन सर आपको लगता नहीं है कि उसके बारे में पढ़ाया नहीं गया, उसके बारे में आपको क्या पता है उसके? ये तो बात सही है कि जो हमारा इतिहास है उसको सही तरीके से पढ़ाया नहीं गया। और ये एक इन सेंस दुख की बात है कि मुझे भी याद है जब मैं स्कूल गया था तो महाराणा प्रताप के बारे में तो शायद एक पंक्ति लिखी थी और हल्दी घाटी का मेंशन कर दिया, और उसके बाद में ख़त्म, और कोई नहीं, कुछ बात नहीं सिखाई थी। और महाराणा प्रताप भी नहीं, उनके पहले भी जितने भी थे, बापा राहुल थे, बाद में महाराणा राज सिंह जी थे, महाराणा उदय सिंह जी थे, और भारत के दूसरे भागों में भी इतने महान लोग थे, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा, खास तौर में जो मिडीवल एज कहते हैं कि 900,000 एडी और अभी इंडिपेंडेंस तक ज़्यादा कुछ बताया नहीं जाता है। और जो भी बताया जाता है वो एक स्लांट से, थोड़ा कमज़ोरी की नज़र से दिखाया जाता है। तो दिवेर का जो युद्ध है वो उसके बारे में तो लिखा ही नहीं था। और दिवेर का युद्ध महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी जीत थी। और जो महाराणा प्रताप अपने मोस्ट ऑफ मेवाड़ को उन्होंने इन्वेडर से मुक्त किया था, फ्री किया था, वो ज़्यादातर सिखाया नहीं जाता। तो ये बात तो आपने सही कही है कि जो इतिहास में लिखा पढ़ाया जाता है वो पूरी बात नहीं कही जाती, और उसको सुधार तो करना चाहिए। अब आप कुछ प्रयास करेंगे सर इसको लेकर कि भाई? वो तो सरकार ने कह भी दिया है कि हम इतिहास को ठीक तरह से लिखेंगे, और ठीक तरह से लिखेंगे तो एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट और एक बैलेंस्ड तरीके से लिखें तो ठीक रहेगा। पहले तो एक तरफ का था, अगर हम पूरा दूसरा तरफ लिखेंगे तो वो भी गलत है। तो जो सही बात है वही सही बात है, और स्पष्ट शब्दों में लिखें। आपका इसके लेकर प्लान है? क्योंकि एक राजसमंद के राजा थे, उन्होंने भी बहुत इतिहास के विषय में, लेखन के विषय में, बहुत कुछ साहित्य के विषय में बहुत लिखा था। एक राजा थे जो राजसमंद के, उनकी रुचि थी। हाँ, राजसमंद के राजा थे। नहीं, राजसमंद के नहीं, मेवाड़ का। राजसमंद मेवाड़ का भाग ही। हाँ, तो एक राजा हुए थे कि मैं नाम एक्चुअली राजसमंद महाराणा राज सिंह जी की बात कर रहे होंगे आप? हाँ, राज सिंह जी की इन्होंने राजसमंद बनाया और श्रीनाथ जी उन्हीं के समय में पधारे हैं नाथद्वारा। तो अब मैं जिस एज एन एमएलए आई कैन टॉक अबाउट नाथद्वारा, तो आप बताएंगे। उन्होंने मतलब वैसे बहुत काम किया है, संस्कृति, इतिहास। तो आपकी क्या भी किया है, महाराणा कुंभा ने भी किया है। आपकी रुचि किस में है? मतलब व्हाट विल यू डू, मतलब क्या आप करना चाहते हैं? व्हाट यू वांट टू डू? मैं तो करना चाहे एज एमएलए तो मैं सिर्फ नाथद्वारा के लिए कर सकता हूँ, क्योंकि राजसमंद नाथद्वारा के क्षेत्र एमएलए क्षेत्र के से बाहर है। तो नाथद्वारा में एक बड़ी समस्या है टाउन प्लानिंग की सर। मैं देखता हूँ बहुत सारा टूरिस्ट जाता है, मंदिर के कारण भी जाता है और भी चीज़ों के कारण जाता है। तो आपको लगता नहीं टाउन प्लानिंग ठीक होनी चाहिए वहाँ की? वो मेरा वो आपने सही कहा है कि पहले आज के दिन जो शहर है उसका थोड़ा सुधार करना है, और फिर आगे 50 साल तक आगे जैसे शहर बढ़ना चाहिए, पर्यटक बढ़ेंगे, आबादी बढ़ेगी, उसका एक नक्शा तो बनाना पड़ेगा कि इस तरह से बढ़े तो आगे भी सहूलियत रहे और आज भी सुधार। शिव जी की एक बड़ी मूर्ति लगी है, उसको लेकर आपका क्या विचार है? वो मैंने लास्ट टाइम विधानसभा में कहा ही था कि बनाई तो है, लेकिन जो वहाँ मूर्ति के ऊपर चढ़ के
वो गलत है, अच्छा। वो नहीं होना चाहिए। तो मूर्ति के ऊपर कौन चढ़ता है? तो जब बनी जापानी थे आप उस समय? कुछ साल पहले बनी थी, तब भी थोड़ा ऑपोजिशन हुआ था, लेकिन उन्होंने बना तो दी। अच्छा। काफी साल हो गए। सर ये मिराज ग्रुप से आपका कोई विवाद है क्या, आप उठाते? उनके साथ मेरा कोई विवाद नहीं है। हम्म, सिर्फ बात है, मूर्ति की बात मैंने जरूर उठाई थी, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ये गलत है। आप मूर्ति के ऊपर चढ़ के जो भी पूजा करो, या सिर्फ देखने के लिए आप इतना ऊंचाई पे चढ़ो मूर्ति के ऊपर, दोनों गलत है। हम्म। और यही बात उठाई थी, बाकी उनके खिलाफ तो मेरे कोई ऐसी तो कोई बात सर अब वैसे पूछूं, प्रॉपर्टी विवाद को छोड़ के आपका जो वो परिवार है, लक्ष्यराज जी और उनके परिवार से आपकी बोलचाल भी नहीं है? नहीं। बोलचाल तो अब मिलते ही नहीं है, तो लक्ष्यराज जी बोलचाल से कहाँ रिश्ते हैं आपके? मिलते ही नहीं है तो कहाँ से होंगे? अच्छा, इतने बड़े हैं क्या? नहीं, बड़े इन द सेंस, मतलब इतने बिजी है, इतना बड़ा साम्राज्य है, तो मिलते नहीं होंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात तो मैं नहीं मानूंगा ऐसे, लेकिन मिलते नहीं हैं। मिलने का मौका नहीं होता है, क्योंकि उनका जो स्टैंड है जो है। नहीं, कभी ऐसे मिल जाए रैंडम तो हायल हो जाती है? अब लास्ट टाइम मिले थे 26 जनवरी, मिले तो नहीं थे, एक ही जगह पे थे। 26 जनवरी को हाय हेलो तो हुई नहीं। अच्छा, कहाँ पे मिले थे? उदयपुर। अच्छा, एक कार्यक्रम में। तो ऐसा क्या तलखियां हैं कि बातचीत नहीं है? प्रॉपर्टी विवाद तो सर अपना चलता है, या वो ही नहीं करते पहले, या आपने नहीं की? अब ये आप इन सेंस में इसका मैं जवाब दूं तो मेरे ख्याल से जब महाराणा साहब थे, हम्म, और आप अगर महाराणा साहब को आप महाराणा साहब नहीं रिकग्नाइज करोगे, तो वो तो एक शुरू से आप घर के बड़े को आप घर के बड़े की इज्जत नहीं दोगे, तो आपको इज्जत कौन देगा? सही बात है। तो घर के बड़ों को तो रेस्पेक्ट देनी चाहिए। हाँ। सर राणा पुंजा कौन थे और वास्तविकता क्या थी? राणा पूंजा जो थे, आप कह सकते हैं, अभी थोड़ा विवाद शुरू हुआ है कि, लेकिन उस इलाके में एक परिवार है, जो एक सोलंकी परिवार है, और कभी कभी और वहाँ पे भील भी बहुत हैं। जी तो भील के भी जो बड़े लीडर थे वहाँ, तब महाराणा प्रताप के समय वो भी साथ में थे। लेकिन कभी कभी गलती से या जानबूझ से जो भी है, ये परिवार का नाम भीलों के साथ जोड़ा जाता है। जो इसी ऑब्जेक्शन तो इसी बात पे है। भील थे, भील के सरदार भी थे, हम सब मान रहे हैं, और वो भील भाई तो हम सदियों से कहते आए हैं, लेकिन एक का नाम दूसरे से जोड़ना, वो मेरे ख्याल से थोड़ा गलत है। सर आपको कभी कभी ये नहीं लगता, आप मेवाड़ में रहते हैं, और मैं ओवरऑल मेवाड़ की बात करता हूँ, महाराणा प्रताप के परिवार से आप हैं, और महाराणा प्रताप की सेना में भीलों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, और महाराणा प्रताप एक तरह से हिंदुत्व के लिए लड़े, हिंदू समाज के लिए लड़े, और कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जो भील समाज है कहीं ना कहीं धर्मांतरण हो रहा है? कभी आपने समझाने की कोशिश नहीं की सर? मैं कहता हूँ कि महाराणा प्रताप जो लड़े, ये फॉट फॉर इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी, और उनके सेना में सब 36 कौम थे, दूसरे धर्म के भी लोग थे, तो वो एक हिसाब से सॉवरेनिटी और सेल्फ और इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी। और सदियों से मेवाड़ में सभी जाति, सभी लोग साथ में शांति से रहते आए हैं। अब ये जो धर्म परिवर्तन की बात है, वो इन सालों में शुरू हुआ है, और मेरे ख्याल से जो कुछ लोग तो गलत तरीके अपनाते हैं धर्म परिवर्तन के लिए, कुछ लोग अपनी इच्छा से ही धर्म बदलते हैं। लेकिन आप आदिवासी की बात करते हैं, तो वो तो जैसे मैंने कहा, शुरू से हमारे परिवार के क्रेस्ट में भी एक तरफ भील है, एक तरफ राजपूत है, तो ये जो भाईचारा तो शुरू से ही है। तो तो ये धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, वो बेहतर आपको समझा सकेंगे। नहीं, पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको, मतलब जो आदिवासी समाज है उनको क्या आपका मैसेज है? मेरा मैसेज तो आदिवासी समाज से यही है कि आदिवासी और हम पहले से ही, जैसे मैंने कहा है, भील भाई है, हम भाईचारा है। और भले आदिवासी समाज हो, कोई भी और हो, अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है तो आपकी स्वयं की इच्छा हो, वो बात अलग है। लेकिन दूसरों के आश्वासन से या किसी प्रलोभन से आप उनकी बातों में ना आए, क्योंकि धर्म एक बहुत ही निजी चीज़ है, और
वो आपको खुद को पूछना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, आप सही करो। तो पर्यटन की दृष्टि में नाथद्वारा में और माननीय साहब जैसे सांसद भी हैं, तो उस इलाके में क्या-क्या होना चाहिए आपको लगता है कि मतलब बहुत सारी संभावना है वहाँ पे? संभावना तो है, लेकिन सबसे पहले आपको पर्यटन आगे ले जाना है कि तो जो है आपके पास उसको संभालना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि आजकल जो भी है अभी तक जो भी ज़्यादा पर्यटन ज़्यादातर बिगाड़ काफ़ी हुआ है। अगर हम उदयपुर का ही उदाहरण ले लें तो उदयपुर जाना ज़्यादा था अपने इतिहास के लिए और पर्यावरण के लिए। पर्यावरण का तो सत्यानाश हो गया वहाँ पे, और इतिहास के साथ भी काफ़ी कुछ खिलवाड़ हो रहा है। तो जो अभी जो जगह हैं जो आगे जाके पर्यटन के लिए बड़े हो सकते हैं, तो अभी जो जगह है उनको ठीक तरह से संभालना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। सर आजकल मैं देख रहा हूँ कि उदयपुर के अंदर डेस्टिनेशन वेडिंग का एक बड़ा क्रेज़ है, लेकिन डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर इतिहास से भी छेड़छाड़ हो रही है। कुछ जगह मतलब किले और बावड़ियाँ या कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो उसमें बड़ा तामझाम लगा दिया जाता है वेडिंग के नाम पर। वो ठीक मानते हैं क्या आप? तो सरासर गलत है। एक तो मैं तो कहता हूँ रॉयल वेडिंग ही गलत नाम रखा गया है, तो फिल्मी वेडिंग चलते हैं। फिल्मों के हिसाब से जो फिल्मों के हिसाब से रॉयल होता है वही चल रहा है, कोई रॉयल वेडिंग तो चल नहीं रहा है वहाँ पे। और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आते हैं तो आप भले आए, खुशी से आए, शादी का मौका है, लेकिन जो आप कह रहे हैं ये सही बात है कि जो वहाँ की चीज़ें उसको बिगाड़े तो नहीं। और सब कुछ जो इतिहास की जो महत्व है वो सिर्फ एक फोटो के लिए अगर आप जैसे आप कह रहे हैं उसको बदलाव लाएंगे तो वो तो इट्स अ मैटर ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू इट। सर इतिहास से छेड़छाड़ कई बार की जाती है, फिल्में भी बनाई जाती है, पद्मावत फिल्म भी बनी थी, आपने विरोध भी किया था उस समय, और कई ऐसी फिल्में बनाई जाती है। इस पर आपका क्या विचार है और आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये अगर आप हिस्ट्री पे फिल्म बना रहे हैं तो यही बात है कि जो इतने सालों से इतिहास भले आपने पढ़ा हो गलत हो, और आप भले मूवी बना के गलत दिखाएं, बात तो वही होती है। आप मूवी बनाएं तो आप इतिहास सही दिखाएं। अब आप कमर्शियल इंटरेस्ट लेके आप मूवी को कहानी बदल दें या ट्रीटमेंट बदल दें, तो फिर आप कमर्शियल फिल्म बनाएं, इतिहास में मत बनाएं, अपने दूसरे कोई सब्जेक्ट पे बना दो। इसको उसके साथ जोड़ के और कुछ नई चीज निकाल दो, ये तो गड़बड़ी है सामने से। सर उदयपुर पर दो दो बार हमले हुए, उदयपुर में दो अभी हमले हुए थे। एक देवराज की जो हत्या हुई थी हिंदू छात्र की, और एक और मसला इसी तरह का हुआ था सांप्रदायिक तनाव का। बांग्लादेश में भी लगातार हिंदुओं पर अत्याचार है। सर ये जो बिगड़ रहा है मामला तनाव वाला, और एक समुदाय विशेष द्वारा जिस तरह से टारगेट बनाया जाता है, इस पर आपका क्या विचार? आप तो भारत और बांग्लादेश का उदाहरण ले रहे हैं। मेरे ख्याल से जो सामाजिक खींचतान हो रही है वो तो दुनिया भर में हो रही है, और ये एक लोकल प्रॉब्लम नहीं है, तो दुनिया का प्रॉब्लम है। सब जगह हम देख रहे हैं कि खींचतान हो रहा है। अब उसका सुधार और नतीजा तो राजनीतिक और सामाजिक लेवल पे ही हो सकता है। दोनों साथ मिल के बाहर करें, या जो भी कदम उठाने हैं सोच समझ के लेने पड़ेंगे, क्योंकि आगे जाते तो फिर और तकलीफ ही होगी। एक सवाल सर, आपने बीजेपी ज्वाइन की थी तो मुझे ध्यान है कि अर्जुना मेघवाल उस मंच पे थे, और उस मंच पे दिया कुमारी थी, एक नेता और थे मंच पे। दिल्ली के अंदर आपने बीजेपी ज्वाइन की थी, दो लोगों ने आपके साथ दौड़ की। तो सर जब बीजेपी ज्वाइन की थी, जब ऐसी कोई बात हुई थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा? नहीं, उस समय चुनाव हाँ आने वाले थे, लेकिन कोई 100% तय तो नहीं। अच्छा, मतलब चुनाव लड़ने का कुछ नहीं था? 100% तो नहीं था। और आपने किसके जरिए, आप संपर्क में किससे आए पहले, और किसने आपको इंस्पायर किया, या कौन ऐसे व्यक्ति थे? इंस्पायर की तो बात नहीं है, लेकिन जो पार्टी में जो शुरुआत में जो बात हुई थी वो दिया कुमारी जी और अरुण सिंह जी के साथ बात हुई थी। अच्छा। और बात आगे चलती रही और मैंने ज्वाइन कर लिया बीजेपी। तो ऐसा मतलब पॉलिटिक्स में आने का मन था, या फिर सामाजिक? एज सच पॉलिटिक्स या राजनीति में आने के लिए मौके पहले भी आए थे, लेकिन तब मैंने मना किया था क्योंकि दूसरे काम थे, और मैंने सोचा कि मैं पूरा समय नहीं दे पाऊंगा, या जितना देना चाहिए वो नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अब इस समय मौका आया था, और जैसे कहते हैं हर चीज़ का समय होता है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आगे मिले। पंडित को जन्मपत्री तो नहीं दिखाई थी समय? नहीं।
नहीं, तब तो नहीं। और सर ये जो महारानी साहब का चुनाव लड़ना हुआ, ये भी क्या एक अलग से अचानक से हुआ है? वो भी अचानक से हुआ कि ऑफर आया था कि आप लड़ना चाहे कि नहीं, तो काफ़ी कुछ सोच विचार करने के बाद ही हमने हाँ कहा। अच्छा, तो आपको लगा नहीं कि लोग सवाल उठाएंगे कि मैं विधायक हूँ और सांसद का चुनाव लड़ रही है? मैं तो उल्टा कहता हूँ कि क्यों नहीं, हम्म, व्हाई नॉट। हाँ सही बात है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो आप पूछना चाहे आफ्टर ऑल इट इज एन इलेक्शन, आप चुन लिया स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन, व्हाई नॉट। अगर आप देख ले, अब ये एग्जैक्ट कंपैरिजन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो आप कई बार देखते हैं आजकल फादर सन एक ही बिजनेस में है, ब्रदर्स एक ही बिजनेस में है, कि पूरे परिवार एक ही बिजनेस में है। तो यहाँ पे भी अब अगर जब तक आप अपनी जिम्मेदारी निभाओगे तो क्यों नहीं। सर कुछ सवाल आपकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए हैं कि आपने स्टडी कहाँ, पढ़ाई कहाँ की कोई? मेरी पढ़ाई बॉम्बे में हुई थी, स्कूल और कॉलेज दोनों बॉम्बे में। दोनों मुंबई में हुए। तो कहा जाता है कि सर अमूमन जैसे जैसे लोग कहते हैं कि एक राजशाही जीवन होता है, तो आपका जीवन भी राजा वाले अंदाज में था बचपन में या? तो वो राजा वाला अंदाज, आजकल लोग सोचते हैं कि राजा वाला अंदाज ऐसे होता है कि नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो अपब्रिंगिंग थी, जो मैं उसको आप राजा के जैसे कहो कि साधारण कहो, जो है सो आप देख रहे हैं, यही अपब्रिंगिंग है। मैं तो देख रहा हूँ सर, आप आए थे तो मैं अमूमन रजवाड़ों में देखता हूँ कि 2 आदमी आगे आते हैं, 2 पीछे जाते हैं, लेकिन आप तो खुद अकेले आए हैं, एक ड्राइवर है बस। तो ये सर इतनी सिंपलिसिटी कैसे? ये मेरे ख्याल से आप जहाँ जा रहे हैं, अब अगर कोई फॉर्मल फंक्शन हो तो ठीक है, ज़्यादा लोग आगे साथ में चलेंगे, और नहीं हो, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उस हिसाब से आप जाएं। वैसे लोग तो होंगे आपके पास में से, पर आप लेके नहीं जाते। नहीं, अब हर जगह हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, कोई ट्रेडिशनल बात हो तो आप ट्रेडिशन के हिसाब से चलोगे, कोई आज की बात हो तो आप आज के हिसाब से चलोगे। तो नहीं सर, सिंपलिसिटी कहाँ से सीखी आप? मैं देखता हूँ साधारण वस्त्र पहनते हैं आप, उस दिन अलग अलग लुक में दिखाई दे रहे थे जिस दिन आपका राज्याभिषेक था, लेकिन अमूमन मैं देखता हूँ कि आप साधारण आप देख लें आज विधानसभा तक में और क्या पहने। मैंने देखा नेता कुर्ते पजामे में पहनते हैं ना, आप तो पैंट शर्ट नॉर्मल फॉर्मल में रहते हैं। तो कुर्ता पजामा भी सिंपल ही चीज़ है, भले आप पैंट शर्ट बोलो कुर्ता पजामा, वो दोनों चीज़ तो एज सच तो कपड़े एक जैसे ही हैं। नहीं सर, सिंपल है। आजकल के पॉलिटिशियन को देखता हूँ, यंग जनरेशन के, तो मतलब आप भी यंग ही हैं तो सर चमक दमक वाले कपड़े, लाल कपड़े, येलो कपड़े, थोड़ा तो जैकेट, महंगा जैकेट, अब वो कपड़ों सब में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं लोगों। वो सब अपनी अपनी रुचि है, अपनी अपनी चॉइस है। आपकी रुचि किसमें सर? कपड़ों में तो आप देख ही रहे हैं। नहीं सिर्फ नहीं, वैसे रुचि पूछ रहा हूँ, क्या खेलते हैं क्या? अब आज गेम्स में कोई रुचि है सर? आज तो अब तो म्यूजिक या फिल्म या कभी कुछ पढ़ना या ऐसे हॉबी ही क्या है कभी मतलब? काम के साथ। व्हाट इज योर हॉबी? मतलब ज्यादा क्या करते हैं? आजकल कुछ समय फ्री निकलता है तो या तो म्यूजिक सुने, या जो जिन लोगों से ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं, भले परिवार वालों के पुराने दोस्त हैं, उनसे मिलते हैं। पुस्तकें भी पढ़ते हैं, शौक? पढ़ते हैं। लिखी नहीं आपने? नहीं, लिखी तो नहीं। लिखने के लिए समय चाहिए, समय का अभाव है। समय भी चाहिए, सब्जेक्ट भी चाहिए, और लिखना आना भी चाहिए। तो सर आपकी जो शादी हुई, वो शादी कैसे हुई थी? मतलब नॉर्मल शादी हुई थी? कहते हैं रजवाड़ों की शादी बहुत राजशाही होती है, कैसे? मतलब स्वयंवर होता है ना, कहते हैं ना स्वयंवर होता नहीं, है। शादी हुई थी एज नॉर्मली परिवारों में के बीच में जो जान पहचान है, और जिन्होंने परिवार को इंट्रोड्यूस किया है, और ऐसे तरीके से साधारण तौर से जैसे होता है वैसे ही शादी हुई थी। नहीं वो कहते हैं ना और जो कस्टम अलग है वो तो अब हर एक परिवार के कस्टम में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, तो जो हमारे तरफ के थे वैसे ही। स्वयंवर हुआ था आपका? स्वयंवर तो नहीं हुआ, वो तो शायद पहले हो, पुराने जमाने में। स्वयंवर तो नहीं। अच्छा, आपने नहीं चुना, घर वालों ने चुन लिया? कॉम्बिनेशन था इनिशियली, तो इंट्रोडक्शन तो परिवार से होता है। अच्छा, और अल्टीमेटली आपको करना है कि नहीं, वो आप हाँ या ना बताएं। तो वैसे हुई थी। महारानी साहब कहाँ के रहने वाले? वो भी राज परिवार से? वो पंचकोट है परिवार, वो पंचकोट के हैं। पंजाब? पंजाब में नहीं, वो बंगाल बिहार तरफ है। अच्छा, वो वहाँ जगह का नाम पंचकोट है, बंगाल में, वहाँ से। तो
आप किस एज में शादी हुई थी सर? थोड़ा पर्सनल सवाल है लेकिन वैसे। एज मेरे ख्याल से मस्ट बी 27 26 ऐसे ही कुछ। अच्छा, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हाँ शादी? बाद में, काफ़ी बाद में। हम्म। तो अब मतलब पहले तो आप बिजनेस में रहते होंगे तो आप मराठी साहब को समय नहीं दे पाते होंगे, अब दोनों एक दूसरे को नहीं दे पाते होंगे क्योंकि अब तो दोनों पॉलिटिशियन हो गए। नहीं, समय तो क्यों नहीं, समय तो अगर आप जिस चीज़ या किसी के लिए समय निकालना हो तो आप ज़रूर निकालेंगे। अच्छा, अब निकल जाता है क्या? अब रुचि, आपकी रुचि किधर है? अगर आपकी रुचि नहीं है तो आपको समय नहीं मिलेगा, अगर आपकी रुचि है तो आप समय निकालेंगे। मतलब आप कहना चाहते हैं इंसान करना चाहता है तो कर देता है जो काम, हाँ, और नहीं जरूर। करना चाहता तो फिर नहीं तो होता। बहाने तो हजार हैं। तो आप अगर मिलना चाहते हैं तो मिल जाते हैं। हाँ। तो मतलब मराठी साहब अगर अभी संसद चल रही है तो बीच में भी जाके, अब मैं देख रहा था 2 दिन पहले भी तस्वीर देख रहा था, आप रेल मंत्री जी से मिले। वो पिक्चर कुछ महीने पुराने वाली है। अच्छा, पुरानी वाली थी क्या? कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, जैसे अभी विधानसभा ऑन है, पार्लियामेंट ऑन है, तो आप इन द सेंस आप एक दिल्ली में एक यहाँ जयपुर में, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि टाइम तो निकल जाता है। और सब सन कितने हैं परिवार में? सॉरी, बच्चे सन? मेरे डॉटर एक है और एक सन। वो व्हाट दे आर डूइंग बोथ? मैंने डॉटर जस्ट फिनिश स्टडीज और माय सन इज वर्किंग इन बॉम्बे। अच्छा, इज वर्किंग विद एनी कंपनी मल्टीनेशनल? हाँ, इज वर्किंग विद द कंपनी। और डॉटर अभी कंप्लीट कर। अभी ठीक है। तो बच्चे तो बड़ी इच्छा होती है मम्मी पापा से मिलने की, तो अब समय निकाल के हम मिलते हैं। वो लड़ते भी होंगे घर में, कभी लड़ाई होती है, डांटते? अब तो वो बड़े हो बच्चे गए तो- होंगे अब। बच्चे तो माँ बाप से लड़ते हैं सर। गुस्सा तो करते हैं, मैं पिताजी नहीं मिलते तो मैं गुस्सा करता हूँ, हाँ। या पिताजी से मैं नहीं मिलता तो मेरे पिताजी गुस्सा कर देते, तो ऐसा भी होता है? जो हर परिवार में होता है, थोड़ा ऐसे खेल कूद और ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। नहीं, मतलब वो तो मुंबई रहते हैं बच्चे, हाँ, बच्चे तो वो आता रहता है बीच बीच में। वो कभी आते हैं, मैं क्या जाता क्या हूँ। नाम है आपके सन का? देवज आदित्य। तो मुंबई सेटल मुंबई। है, और बच्ची यहीं? अभी यूके में है, बाकी UK? उनके पोस्ट ग्रेजुएशन वहाँ हुआ था और बाकी पढ़ाई बम्बई में। क्या नाम है? जयती कुमारी। तो वो भी आती रहती हैं? हाँ, बात तो आपकी नियमित हो जाती होगी। अब बात होती होती। तो आपको सर खाने में क्या पसंद है बेसिकली? खाने में अगर आप सिंपल चीज़ पूछो तो दाल रोटी, वो मैं कहीं भी खा लेता हूँ। नॉन सिंपल सर? और बाकी मैं ऐसे डाइट में तो नॉन वेजिटेरियन, तो वो भी पसंद है। अच्छा, नॉन वेज खाते हैं आप? हाँ। अब वो तो भारत का जो डीएनए है उसमें कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उसमें 99% लोग कहते हैं, 90% के आसपास लोग नॉन वेज खाते थे, और क्योंकि वेज खाएंगे तो लोग कहते हैं कि कितनी सब्जियां कम पड़ जाएगी, लोग कहते हैं से। अच्छा सर, आपका मतलब परिवार, पिताजी की डेथ हुई, मतलब पिताजी से क्या सीखने को मिला? अब जैसे आप मुझे देखते हैं, वैसे आप भले आप सिंपल अपब्रिंगिंग कहते हो, वो भी मैंने पिताजी से ही सीखा है। और मेरे ख्याल से जो भी पब्लिक लाइफ में जैसे आप देख रहे हैं मेरा कंडक्ट, वो भी उन्हीं से ही सीखा है, तो काफ़ी कुछ उन्हीं से ही सीखा है। और सही की तरफ जाना वो भी उन्हीं से ही सीखा है। और लड़ना भी उन्हीं से सीखा है? वो भी उन्हीं से ही सीखा है। स्टैंड लेना, मतलब मैंने देखा आपने स्टैंड लिया, मंदिर में जाना है तो जाना है, तो परंपरा है डिफरेंट। आप अगर आप सही चीज़ के लिए स्टैंड लोगे तो स्टैंड तो वही है। जब आप स्टैंड ले रहे थे एक मन में तो आ रहा होगा कि पॉलिटिकली नुकसान नहीं हो जाएगा, आता है सर? पॉलिटिक्स अपनी जगह में, जो अच्छा, ठीक है अपनी जगह में, अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो तो आप उसी के ऊपर स्टैंड लोगे। अब हर चीज़ को आप राजनीतिक नज़रिए से तो नहीं देखते। तो सर आपके जीवन में क्या बदलाव आया पॉलिटिक्स के बाद और पहले, क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव एक तो है कि अब फ्री टाइम कम मिलता है, जो आपने कहा था लास्ट टाइम, अभी थोड़ा समय पहले कि आप दोनों बिजी हो गए, तो ठीक है, थोड़ा समय कम मिलता है क्योंकि और बहुत कुछ काम है करने के लिए। वो सबसे बड़ा बदलाव है कि सब चीज़ अपना डायरी कैसे संभालें, वो सबसे बड़ा बदलाव है। महाराणा प्रताप जी के जीवन से क्या सीख लिया आपने?
यही बातें होंगी। एक तो सिंपल लिविंग, और आप स्टैंड लेते हो तो आप सही चीज़ के स्टैंड लो, और एक बार स्टैंड लो तो फिर आप वापस पलटो। बैकफुट पे नहीं आना चाहिए। मतलब आप अपना डोंट चेंज योर स्टैंड। बात वही है, आप सही चीज़ के लिए खड़े हो तो सही चीज़ के लिए खड़े रहो। कभी ऐसा नहीं सोचा कि मतलब कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, इतना कुछ है, फिर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा फील नहीं आता दिमाग में कि यार, या महाराणा प्रताप जी को याद करके आप सोचते थे जो ईश्वर कर रहा है अच्छा कर रहा है? नहीं, इन अ सेंस अगर आप देखें कि जब किसी अच्छी चीज़ की नुकसान होती है तो बुरा तो लगता है, लेकिन वो एक जो अंग्रेजी में कहेंगे ओवर राइडिंग फीलिंग नहीं है कि यार ज़्यादातर तो उस ठीक थी, बुरा लगेगा, कुछ अच्छी चीज़ खराब हुई है कि अच्छी चीज़ गलत हाथ में पहुंच गई तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन वो एक ओवर राइडिंग फीलिंग नहीं है। जो मिला है, जो सब संतुष्ट है आपको आप? विश्वास है तो सब कुछ ठीक है। ईश्वर के कारण संतुष्ट है, मतलब आप ईश्वर को याद करके भूल जाते हैं, ठीक है जो चल रहा है चलेगा। भूलने की बात नहीं, इट इज़ अ बिलीफ के जो है वो ठीक है। क्योंकि कुछ लोग मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा नुकसान हो जाता है तो बहुत परेशान होते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, और स्ट्रेस के कारण सर आजकल तमाम तरह की बीमारियां, हार्ट अटैक भी हो जाता है लोगों को। हाँ। तो सर हैप्पी फील रहने के लिए क्या करते हैं आप, मतलब फील हैप्पी? हैप्पी फील करने के लिए, आप हैप्पी फील करने के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, आपको तो हैप्पी रहना ही है। आप कुछ हैप्पी रहना पड़ेगा उसके लिए, हाँ? वो आपकी सोच है। हम्म, अब आपको हैप्पी डिसाइड कर लो, आपको हैप्पी रहना, आप हैप्पी रहोगे। अच्छा, तो आप मतलब ये मानसिकता पर निर्भर है सब कुछ? हाँ, अभी उतार चढ़ाव तो आते हैं, कभी चीज़ बुरा लगता है, कभी अच्छा लगता है, पर जनरली तो आपको तो संतुष्टि रहना है। मतलब जैसे आप आदमी होता है ना, कई बार जैसे कुछ लोग पहाड़ों में चल जाते हैं, कुछ लोग वादियों में चल जाते हैं, कुछ लोग प्रकृति के करीब चल जाते हैं फॉर हैप्पी इंडेक्स के लिए, हैप्पी रहने के लिए, कुछ लोग कहीं घूमने चले जाते हैं। आपको क्या पसंद है, ऐसा मतलब घूमना पसंद है क्या, कुछ हाँ, खाना जब ठीक है, अगर आप जैसे जैसे कह रहे हो, आप फॉर अ चेंज आप कभी घूमने चले जाओ, भले आपको समुद्र के पास पसंद हो या आपको पहाड़ पसंद हो, आप कहीं भी फॉर अ चेंज आप घूमने चले जाओ, वो तो अलग बात है, लेकिन रहना तो यही है। फिर राजस्थान में पॉलिटिक्स पे आते हैं थोड़ा सा, आपके व्यक्ति जीवन पे। राजस्थान में जो सरकार है, सरकार आपकी बन गई है, लगभग लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है। कुछ लोग, मैं आम बीजेपी कार्यकर्ता, आम लोगों का नैरेटिव सुनता हूँ कि अधिकारी बड़ा हावी है, तो आपको कभी लगता है कि अधिकारी पर लगाम लगनी चाहिए, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए? देखिए, लोगों की बातें तो तरह तरह की बातें आती हैं, कुछ कुछ सपोर्ट में है, कुछ सपोर्ट में नहीं है। तो इन अ सेंस मेरा आज पहली बार एमएलए बना हूँ, और मेरा जो पोजीशन है पॉलिटिकली एज एन एमएलए ही है। तो ये जो भी बातें आती हैं वो राजस्थान सरकार के बारे में आती हैं, भले अच्छी बात हो कि बुरी बात हो। तो इन बातों के बारे में सोचना और आगे कदम उठाना, वो जो सरकार है उनको सोचना। आपको आपको लगता है कि अधिकारियों पर लगाम लगाने की आवश्यकता होती है किसी भी सरकार को चलाने के लिए, मतलब बेसिकली पॉलिटिकल लोगों की चलनी चाहिए, लीडरशिप की चलनी चाहिए? लीडरशिप लीडरशिप दे हैज़ टू बी, लीडरशिप तो होनी चाहिए, इसलिए तो पॉलिटिकल पार्टी बनती है, इसलिए तो सरकार बनती है, और इसलिए सरकार में एक लीडर होता है। तो लीडरशिप इज अ मस्ट, कोई ना कोई लीडरशिप तो है ही है। तो ब्यूरोक्रेसी सरकार चलाएगी, ये मैसेज है, आप ब्यूरोक्रेसी परेशान करेगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, ये आपको लगता नहीं है कि ये ठीक नहीं है? अगर सचमुच में ऐसे हो रहा है तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी भी अपने भारत के अपने कायदे हैं, कायदे के अनुसार चले और मनमानी नहीं करे। जो मैं व्यक्तिगत तौर से भी कह सकता हूँ कि मनमानी नहीं कहे तो प्रशासन, जो आपने कही अभी अभी थोड़ी देर पहले, जो कानून है उसके हिसाब से चलो, और अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलो तो फिर कुछ न कुछ आपको सिखाना पड़ेगा कि आप सही चलो। और वो तो कैसे सिखाना पड़ेगा, वो तो अगेन भारत के तौर तरीके हैं, कानून है, उसके हिसाब से आप चलो। क्योंकि सर मैंने मंत्री एसीआर बनता है इसकी, जो उसके विभाग का एसीएस होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्री एसीआर बनता है एसीएस की, जो उसके विभाग का है, मान लीजिए किसी विभाग का मंत्री है। लेकिन सर इस 1 साल के राज में ये देखा गया कि मंत्री कम पावरफुल है और आईएएस ज्यादा पावरफुल हो रहा है।
तो सर ये आपके मन में जिज्ञासा नहीं है कि ऐसे कैसे हो रहा है ये? उसके बारे में एज आई सेड इट, आई एम फर्स्ट टाइम एमएलए। हम्म, तो जो पहले एमएलए बने हैं वो कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले ऐसे चलता था, अब ऐसे चल रहा है। मैंने तो एज एन इनसाइडर यू कैन से, ये तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है। हम्म। सर तो आपने कहा कि मतलब विपक्ष को किस तरह से देखते हैं? लोग कह रहे हैं कि विपक्ष जो है राजस्थान का, वो सिर्फ विधानसभा में बोलता है, टाइम वेस्ट करता है, और सड़क पे तो विपक्ष दिखाई नहीं देता। मतलब आई मीन विपक्ष की जो भूमिका है वो आपको लगता नहीं कि विधानसभा में टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जनता के पैसे से विधानसभा चल रही है, इतना हंगामा। अब इस तरफ से तो आप कहें कि विपक्ष राजस्थान में जो संख्या है विधानसभा में वो तो सबको पता है। और जो टाइम वेस्ट की बात है, भले हंगामा करते हैं, भले पार्लियामेंट में करो, भले विधानसभा में करो, तब आप विपक्ष की तरफ से बोलेंगे तो वो बोलेंगे जायज़ है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, हमको बोलने का हक है, हम बोलेंगे। और आप अपनी दृष्टि से करो, देखो, तो आप बोल सकते हैं कि आप तो समय बर्बाद कर रहे हो। तो अब ये दोनों तरफ की बात है। जो ऐसे हमारे जो सिस्टम है भारत में, पॉलिटिकल सिस्टम, ये तो चलेगा ही, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलता है। पहले भी चला है, पहले भी आप देख लो, पहले भी होता है। जो भी विपक्ष और पक्ष में है वो आपस में ऐसे चलता ही रहता है, चलता आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। इतना लाखों रुपए खर्च होता है, एक दिन की विधानसभा चलती है, संसद चलती है, एक दिन की विधानसभा संसद चलने में इतना पैसा खर्च और इतना टाइम वेस्ट सिर्फ तू मैं में लग जाता है। कल मैं देख रहा था विधानसभा को, आपस में लड़ रहे थे, 1-1.5 घंटा 2 घंटा तो वैसे ही खराब हो गया। ये इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अगर कुछ भी बहस हो, बहस मुद्दे पे होनी चाहिए। और ऐसे जैसे आप कह रहे तू मैं को तो मैं बहस भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जब आप कोई सदन में हो तो बहस भी उस हिसाब से होनी चाहिए। तो जब तक सही बहस हो वो तो ठीक है, सदन में बहस होगी, लेकिन तू मैं तो होनी नहीं चाहिए। और कई बार तो सर मर्यादा भी तार तार हो जाती, गाली तक बोल देते सदन के अंदर। वो पिछले बार हुआ था, वो तो और भी, वो तो होना ही नहीं चाहिए, वो तो कहने की भी बात नहीं। सर आपके इधर एक नेता है राजकुमार रोहतगी, बाप पार्टी के, और वो ये कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, इस पर आपका क्या? इसमें मैंने कहा, अब जो जिसका जो धर्म है वो एक निजी बात, अब वो कहना चाहते हैं वो उनकी राय। तो आदिवासी तो हिंदू है, देखिए, वो कह रहे हैं संपूर्ण आदिवासियों के लिए, वो खुद के लिए नहीं कह रहे सर। संपूर्ण आदिवासी हिंदू है नहीं है, वो अब ये वापस आप राजनीति में आ गए हो। जो धर्म जो एक्चुअली एक निजी बात है, धर्म निजी और सामाजिक बात को राजनीति में अब राजनीति में भी है, तो मेरे ख्याल से ये अंतर रहना चाहिए कि जो निजी है, और आप किसी और के लिए, तो जो एक निजी बात है आप किसी और के लिए तो कह नहीं सकते। तो राजकुमार बहुत गलत कह रहे हैं आपका मतलब? मैं सही गलत में नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि धर्म एक निजी बात है। वो थोप किसी और की धर्म है तो वो खुद बात करे कि मेरा धर्म ये, वो तो संपूर्ण आदिवासियों के लिए कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं, वो उनकी राय है। जैसे मैंने कहा, अब हमने जो सिस्टम चुना है उस हिसाब से लोगों को कहने की आज़ादी है कि आप कह सकते हो, तो उन्होंने कह दिया। उन्होंने कह दिया, तो सर उससे नुकसान तो हो रहा है ना आदिवासी वागड़ क्षेत्र में जो आप रहते हैं, वहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, आप एंटी कन्वर्जन बिल आपकी सरकार लेके आई है। तो जैसे मैंने कहा, कन्वर्जन है तो जो गलत तरीके से कन्वर्जन है उनको तो रोकना ही है। और जब निजी बात है कि आप स्वयं आप बदलना चाहते हैं, वो एक प्राइवेट मैटर है, उस पर कोई किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो भले मास कन्वर्जन हो या कोई प्रलोभन से कन्वर्जन हो, उसके लिए वो तो गलत बात है। ये सर डॉक्टर करुणलाल मीणा जी को मैंने आपको एक कार्यक्रम में उनके साथ देखा था, आप उनको किस तरह का नेता देखते हैं? आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? 2-3 बार मैंने आपको देखा उनके साथ। नहीं, नेता तो मैं तो काफ़ी नेताओं के साथ, आप मुझे 2-3 बार से ज़्यादा भी देखेंगे और 2-3 बार भी देखेंगे, लेकिन एज वी आर इन द पार्टी तो मुलाकात तो होती है। और जैसे मैंने कहा, मैं तो डायरेक्टली राजनीति में अभी आया हूँ, तो मेरे तरफ से, मेरे नज़रिए से तो वो तो सीनियर पार्टी मेंबर ही है, सीनियर लीडर ही। कभी आपने उनसे, आपको कैसे नेता लगे, मतलब बेसिकली व्यक्तिगत तौर पे? व्यक्तिगत तौर पे तो ठीक ही है, बोलचाल में तो ठीक ही है। नहीं सर, जैसे आपने कहा ना कि मैं अपने मुद्दे पे स्टैंड रहता हूँ, मैं
महाराणा प्रताप को फॉलो करता हूँ और महाराणा प्रताप जी कहते थे कि सही के लिए लड़ो, तो वो भी सही के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, जो वो लड़े वो आप फिर उनसे इंटरव्यू लें। अच्छा, मैं किसी और के बारे में क्यों बताऊं? अगर आप उनको कुछ पूछना चाहते हैं कि इस नज़रिए से, तो आप उन्हीं को बुला के आप उनका इंटरव्यू कर लें। हाँ ये बात ठीक है। सर बड़ा स्मार्ट है आप। स्मार्ट तरीके से जवाब दे दिया आपने। सर एक अच्छा, दिया कुमारी जी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उन्होंने तो आपको शामिल कराया, अभी ये मत बोलिए कि उनसे मेरे पुराने रिश्ते नहीं है, उनको मैं तो नहीं, उनके परिवार से तो पहले भी जानकारी थी, अच्छा, पहले भी जान पहचान है, और अभी जान पहचान है, और वो एज ए लीडर आप देख रहे हैं उनके पॉलिटिकल करियर में। अब वो डेप्यूटी सीएम है, तो उस हिसाब से ही, उस नज़रिए से ही देखेंगे। ये मतलब क्या, जब आप ज्वाइन कर रहे थे उससे पहले कुछ सीखने को मिला उनसे भी? वो भी एक्टिव रहती है, आपके इधर भी वो सांसद रही, आप उस समय वहीं थे, तो राजसमंद में भी सांसद रही, विधायक भी रही सवाई माधोपुर की, और अब यहाँ से विधायक रही, और अब डिप्टी सीएम। तो मतलब आपको कुछ मतलब उनसे सीखने को, या उन्होंने कोई? अब सीखने को है ना, यस, वो उन्होंने राजनीति मेरे से पहले शुरू की, काफ़ी सालों पहले शुरुआत हुई है, और आज वो डेप्यूटी सीएम है। तो और राजसमंद में जब वो एमपी थे, और लोग ज़्यादातर कहते हैं उन्होंने काफ़ी काम किया है राजसमंद में, और इसीलिए वो सीखना तो वही है कि जब आप चुन के जाते हो तो आप काफ़ी काम करते हो, तो वो वही एक सबसे बड़ी सीख है, आप मान सकते हैं। तो आप मान रहे हैं कि राजसमंद ने बहुत काम किया होगा? उन्होंने काम तो किया है, और राजसमंद क्षेत्र पूरा लोकसभा क्षेत्र में, और लोगों का कहना भी है कि उन्होंने काफ़ी काम किया। सर महारानी साहिबा की इतनी बड़ी लोकसभा है, राजसमंद मुझे लगता है कि राजस्थान की नंबर 1 होगी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कवर कैसे किया चुनाव में? मेरे ख्याल से लंबाई में तो बहुत लंबी है, और शायद पश्चिम राजस्थान में कुछ क्षेत्र भी ऐसे भी लंबे चौड़े भी हैं, सेम साइज, बहुत ही लंबे हैं। पर राजसमंद लंबी चौड़ी ही और ये लंबी है, लंबी बहुत है। 400 किलोमीटर या ऐसे कुछ है, और कवर तो मुश्किल है कवर करना। आप इधर से उधर जाओगे तो वहाँ रहना पड़ेगा, आप एक दिन में क्योंकि कर नहीं नागौर सकते। तक क्या आती है, हाँ। शायद नागौर का एक दो क्षेत्र उसमें आते हैं, टिटवाना नहीं, नागौर का एग्जैक्ट बॉर्डर, कुचामन। राजसमंद का बॉर्डर मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ का एमपी नहीं हूँ, लेकिन हाँ। हाँ, लंबा तो है। राजसमंद 400 किलोमीटर से ऊंचा है, ऊपर वहाँ तक जाता है, मेड़ता और डेगाना तक जाता है। कन्हैयालाल जी के मर्डर को, जो हत्या हुई निर्मम, उसको आप किस तरह से देखते? अब हत्या हुई है, हत्या तो किसी को, हत्या तो होनी नहीं, कोई भी नहीं कहेगा कि हत्या होनी चाहिए, हत्या तो गलत ही हुई है। जो भी हुई है वो स्कूल में जो बच्चे उनके भी हुई है, वो भी गलत है, सब गलत ही है। ये तो हत्या ही है, हत्या तो लॉ एंड ऑर्डर पे तो सवाल खड़ा होता है ना? होता है ना, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न उठता है, भले उदयपुर में हो, अलग स्थानों में हो, ये लॉ एंड ऑर्डर की घटना उठ रही है, ये होना नहीं चाहिए। और जो कोर्ट का आदेश है उसके बारे में मैं क्या बताऊं, वो तो कोर्ट की बात। भेजा तो सर यहाँ से पुलिस ने, जो स्पेशल टीम गठित हुई थी इसके लिए, उन्होंने ही तो सारा जांच करके भेजा, जब भी तो एक कोर्ट का आदेश है। अब कोर्ट में किसने क्या कागज रखा और किस हिसाब से कोर्ट ने आदेश दिया, उसके ऊपर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते। पर सर आपको लगता है कि कन्हैयालाल जी के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए? मैं जज नहीं हूँ। आप जज तो नहीं है सर, लेकिन फिर भी एज एन ह्यूमन बीइंग, एज एन हिंदू, एज एन पॉलिटिशियन, एज ए ह्यूमन बीइंग, जहाँ तक मुझे कानून की पूरी जानकारी नहीं है, क्रिमिनल लॉ की जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन आमतौर से सुना जाता है कि जो निर्मम हत्या होती है, हत्यारे को फांसी होती है, जो आमतौर से लोग समझते हैं। और ये आमतौर की समझ मेरी भी है क्रिमिनल लॉ की। अब वो किस हिसाब से हुआ नहीं हुआ, वो कोर्ट जाए। आप उनके घर पे जाके आए सर कन्हैयालाल जी के? मैं उस समय नहीं गया। अच्छा, मतलब वो तो आपका क्षेत्र थोड़ा अलग हो गया, लेकिन वो तो हाँ, पर उदयपुर क्षेत्र तो पूरा आपका ही पता है। हाँ। अब उनको नौकरी तो मिल गई है दोनों बच्चों को, लेकिन एक बच्चे ने अभी तक चप्पल नहीं पहनी है उनके, और बाल नहीं कटाए हैं। वो कहते हैं कि भाई हत्यारों को फांसी, इसलिए मैंने सर आपसे ये सवाल पूछा, क्योंकि आपके क्षेत्र। इसलिए मैं कहता हूँ आमतौर से समझ यही है कि जो हत्या करता है, वो निर्मम हत्या खास तौर से करता है, उनको यही तो पनिशमेंट है।
अब वो किस हिसाब से है नहीं, वो तो कोर्ट के बाद मैं कुछ नहीं कहता हूँ कोर्ट के सामने। सर आपने बीजेपी ज्वाइन क्यों की? आपके फादर साहब तो कांग्रेस से सांसद थे। शुरू में लेट मारना साहब ने बीजेपी टिकट पर इलेक्शन लड़ा था जब वो चित्तौड़ के एमपी बने, और मैंने बीजेपी ज्वाइन की क्योंकि अब उस टाइम वो लेट मारना साहब ने 1989 में लड़ा था। उस टाइम भी बीजेपी का स्टांस वही था कि उस टाइम जो भारी भ्रष्टाचार बफर्स के टाइम में और उसके बाद में जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगे थे और लोग कांग्रेस से तंग आ गए थे उनके भ्रष्टाचार से, इसलिए बीजेपी और जनता दल उस समय जो समय था। और आज का समय अब 40 साल तब से निकल गए हैं, और जो बीजेपी का जो एक एजेंडा है और एक प्लान है जो मैंने कहा था फॉर डेवलपमेंट, जो आज वो विकसित भारत की जो बात है, उसका एक उद्देश्य है और उसकी तरफ कदम उठाए जा रहे हैं, और उसको उसी के लिए उसमें जैसे भी हो मदद कर सकें, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। सर राजस्थान को राजपूत रूलिंग स्टेट कहा जाता है, चाहे वर्षों से देख रहे हैं हम। अभी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार सरकार बनी तो भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे 3 बार, फिर वसुंधरा जी थी, वो भी राजपूत परिवार से आती है। तो क्या लगता है कि एक गैप है यहाँ पर इस राजपूत समाज में? गैप इन द सेंस कि कोई, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बड़ा विरोध था राजपूत समाज का, और वो कहते हैं कि हमारी लीडरशिप थी, हमें मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव के टाइम क्योंकि राजस्थान में कोई और सीएम बन गया, इसलिए आप कह रहे हैं कि क्या क्या हिसाब से कह रहे हैं? आए उस सेंस में मेरे ख्याल से लोकसभा में इस कारण के लिए तो विरोध नहीं था कि कोई रॉयल फैमिली से बने। नहीं, मतलब उनका कहने का मतलब है राजपूत समाज में बैठता उठता हूँ तो उनका कहने का मतलब है कि हाँ एक मतलब राजपूत स्टेट माना जाता है इसको, हालांकि पूरे देश में राजपूत हैं, तो मतलब उनका कहना है कि मेरे लीडरशिप नेतृत्व राजपूत करे, इधर कोई भी करे। अब भले आप अब लीडरशिप आप देखें, जब से राजस्थान बना है राजपूत लीडर, आप बीजेपी का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन दूसरे भी तो जब कांग्रेस सीएम बने थे तो वो भी राजपूत नहीं थे, अलग अलग किसी और कास्ट के थे। तो जो लीडर बनता है वो तो पार्टी के हिसाब से है। अब लोगों की सोच है कि कोई रॉयल फैमिली से बने, वो उन लोगों की सोच है। कुछ लोग, आपको ऐसा लगता है कि राजपूतों में भी कुछ लोग रॉयल फैमिली का विरोध करते हैं, भाई रॉयल फैमिली वाले क्यों बन रहे हैं? अब मेरे ख्याल से विरोध तो किसी भी चीज पे कोई पक्ष होगा कोई विपक्ष होगा, तो आप ज्यादा टेंशन नहीं करते विरोध की? नहीं। अब मेरे ख्याल से अगर आप एमएलए की बात करें तो मेरा तो वही बात है कि जितना आप काम कर सकते हैं आप करें, और जितना लोगों को संभाल सकते हैं आप संभालें। क्या दिनचर्या रहती है सर आपकी पूरे दिन जब वहाँ रहते हैं अपने दुकान से? वहाँ से तो सुबह से या तो लोग मिलने आते हैं या मैं बाहर जाता हूँ मिलने के लिए, और कुछ समय मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि एमएलए कागजी काम भी होते हैं, आपको लोगों से मिलना है, लेकिन बिना कागज के काम भी नहीं होता। तो कुछ समय मैं निकाल देता हूँ उसके लिए, और कुछ समय निजी काम के लिए। रोज मिलते हैं सर लोगों से वहाँ? जब मैं वहाँ पे हूँ तो रोज मिलता हूँ, या तो लोग आ जाते हैं मिलने या मैं जा रहा हूँ कहीं मिलने। अच्छा, तो क्या टाइमिंग रहता है जैसे आपका मिलने का? कोई फिक्स टाइम कर रखा है? अब फिक्स टाइम तो नहीं, जनरली मैं आई लाइक टू स्टार्ट। अब कहीं और जाना हो तो कभी कभी जल्दी निकलना पड़ता है, लेकिन अगर लोग आ रहे हैं तो मैं आई ट्राई टू कीप ऑफिस। मतलब राजा वाला सिस्टम नहीं, अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम है नहीं है ऐसे? ये वो राजा का सिस्टम नहीं है, आप दुनिया में कहीं पे भी जाए हाँ, अपॉइंटमेंट का सिस्टम होता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट का सिस्टम का दो है, एक तो ना तो आपका समय वेस्ट होता है ना दूसरे आदमी का। अच्छा, आप टाइम दोगे तो आप टाइम से उसको भी मिलोगे, मतलब जनता ये नहीं दरबार कि भी वो लगाते हैं आदमी क्या को बिठा दिया। आजकल जो मैं तो कहता हूँ ये बुरी बात है कि लोग को बिठा देते हो 2-2 घंटा। हाँ, वो क्या, वो तो अभद्र व्यवहार है। तो हाँ, आप वो- समय दो तो उस समय आप उस आदमी से भी मिलेंगे, ना तो उसका समय बर्बाद होगा ना आप। नहीं, मेरा सर कहने का मतलब था आप भी कोई ऐसा जनता दरबार टाइप लगाते हैं, मतलब कभी कभी महीने में एक बार सबसे मिल लिए कार्यकर्ताओं से? नहीं, वो तो जाना ही पड़ता है। अच्छा, वो तो जाते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो वैसे भी कोई टाइम नहीं होता है, कोई लिमिट नहीं होती, जितने भी लोग मिलना आते हैं वो आते हैं। अच्छा,
घर पे भी कोई ऑफिस ऑफिस ऐसा बना रखा अलग से? वो ऑफिस तो है, अच्छा, सांसद का अलग है और आपका अलग है? सांसद का अलग है। अलग है। और ऑफिस- सांसद उदयपुर का, और उदयपुर में तो एक ही है ऑफिस, लेकिन राजसमंद में उनका अलग है। अच्छा, उनका अलग है। तो वैसे दरबार टाइप लगता है, मतलब जनता दरबार जिसे बोलते हैं, मतलब पब्लिक की ग्रीवेंस सुनने का। नाम आप कुछ भी रख लो, अच्छा, आपने लोग कोई नाम नहीं रख रखा? लोग आना चाहते हैं मिल लें। अच्छा, तो विश्वराज जी, ये मतलब मुझे जो दिलचस्पियां थी पूछने की, वो इसलिए थी क्योंकि लोग आपसे कनेक्ट हो पाए और एमपी साहब से मिल पाए, क्योंकि वहाँ के लोग जो ये देख रहे होंगे इंटरव्यू, हमारा उद्देश्य ये था कि मतलब आप तक कैसे पहुँचे हैं, कोई आपका, आपने कोई हेल्पलाइन नंबर भी बना रखा है? मैंने हेल्पलाइन नंबर नहीं है, लेकिन मैंने एक ऐप बनाया है अच्छा। और एक वेबसाइट है जिसपे ये एक ट्रायल रन है, पायलट प्रोजेक्ट है जो नाथद्वारा के एक ही क्षेत्र में अभी शुरू किया है मैंने, खमनोर में, और वहाँ ठीक चल रहा है। तो अब पूरे नाथद्वारा में लागू करना है कि वो ऐप से ही आपके जो भी ग्रीवेंस है किसी भी विभाग के, तो आप ऐप से ही वो ग्रीवेंस नोट कर दें और उसी ऐप के द्वारा वो विभाग पे जाता है और आपको ट्रांसपेरेंसी होती है कि आपका कंप्लेंट आगे गई है और वो ऑफिसर क्या कर रहा है सुधार के लिए। वो एक फीडबैक टाइप सिस्टम भी है, तो वो एक ऐप से ही बनता है, ऐप से ही हो रहा है, जो मेरे ख्याल से राजस्थान में पहली बार किसी ने एमएलए ने किया। अच्छा, आप अपने विधानसभा क्षेत्र की लोगों की समस्या अब ऐप से समाधान कर रहे हैं? एक क्षेत्र की जो खमनौर क्षेत्र है, और वो वो पायलट प्रोजेक्ट है पायलट आपका? प्रोजेक्ट है, और ये नहीं कि सिर्फ उससे कर रहे हैं, लोग से मिल रहे भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सहूलियत होती है और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। मान लो जैसे किसी की नाली खराब हो गई, एग्जांपल, वैसे तो बड़े काम भी आते हैं विधायक के पास, मान लो कचरा कहीं पड़ा है और उसने उस ऐप पे डाला, तो उसके पास फिर मैसेज जाएगा या विधायक विभाग के पास जाएगा? वो मैसेज फिर उसका एक टोकन नंबर मिलेगा, वो मैसेज कंसर्न डिपार्टमेंट पे जाएगा, और वो जब उस ऐप में लॉग इन करेगा तो ही विल नो कि दिस मैसेज हैज गॉन टू दैट डिपार्टमेंट, और जो भी जवाब आएगा या तो उसका काम हो जाएगा, तो आप कैसे उसमें? और अगर किसी कारण से वो काम नहीं हो सकता है कि क्यों नहीं हो सकता है, वो जवाब उनके पास जाएगा। तो आपने विभागों से जुड़वा दिया उसको उस ऐप आजकल सब पे ईमेल है, इंटरनेट है, ईमेल अच्छा। एड्रेस है, तो सब विभाग के ईमेल एड्रेस से? कोई जवाब नहीं देता तो फिर? जवाब तो देते हैं। तो मैसेज मोबाइल पे जाता है? मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, आपको वेबसाइट से करना चाहें तो पहले वेबसाइट शुरू हुआ था, ऐप बाद में शुरू हुआ, तो आप बोले ऐप से करो, वेबसाइट से करो। तो सर फिर उस ऐप में तो ये भी होगा, जैसे मान लो आपकी विधानसभा क्षेत्र में एक मंडल अध्यक्ष का बर्थडे है, तो आप उसमें पिन करके रख दो, उसमें डायरेक्ट मैसेज चला जाए, ऐसा भी कुछ है? ये सिर्फ जो आप लोगों की तकलीफ है उसको सुधार के लिए, अच्छा। ये कैलेंडर टाइप नहीं है कि इसको बर्थडे भेज दो, इसको दिवाली भेज दो, और अच्छा। ये ऐसे ये नहीं, सिर्फ- ये सिर्फ ओनली टू सॉल्व प्रॉब्लम। शिकायतों के समाधान के लिए? और मेरी तो ये राय है कि आप जिनको भेजना चाहते हो, दिवाली हो, बर्थडे हो, जो भी हो, आप खुद याद रख के भेजें। ये ऑटोमेटेड रिप्लाईज में जो आज लोग करते हैं कि ऑटोमेटिकली जाओ, आप खुद को भूल जाओगे लेकिन वो मैसेज चला जाएगा। ये नहीं आप करना खुद फोन करते हैं सर? हाँ? आप खुद फोन करते हैं? जिसको आपको दिवाली विश करनी हो, आप फोन करके कर लो या आप मैसेज कर लो, लेकिन आप खुद तो करो। हम्म। आप इतने सारे कार्यकर्ताओं को कर लेते हैं सर? सबको तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो जैसे जैसे ग्रुप्स हैं या कोई खास हैं तो उनको जरूर करते हैं। एक अंतिम सवाल सर, राजनीति में आकर ऐसा मतलब क्या अनुभव किया और क्या डिफरेंट रहा, मतलब कि एक राजा की लाइफ और राजनीतिक लाइफ को कैसे अंतर करते हैं आप? मेरे ख्याल से जो एक ये शायद इट्स मिसकंसेप्शन जो अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन जो राजा की लाइफ है, हजारों साल से हम यहीं पे हैं मेवाड़, तो लोगों से हमेशा जुड़े हुए हैं, इसलिए हम हजारों साल के रहे। आज सिर्फ जो सिस्टम बदल गया है, आप इस तरीके से नहीं जुड़ोगे, आप उस तरीके से जुड़ोगे, तो सिर्फ तरीका बदल गया है। लोगों से जुड़ा तो पहले भी था, अब भी, और आशा करता हूँ आगे भी रहेगा। तो आपने जब पहले, इससे पहले कोई ट्रस्ट वस्ट भी बना रखा था, कोई सामाजिक सेवा भी करते थे क्या? बड़े स्केल पे नहीं, लेकिन छोटे स्केल पे, और एक सामाजिक सेवा एक बात है और एक लगाव दूसरी बात है, और रिश्ते अलग बात है। तो जब आप पीढ़ियों से साथ में हो तो वैसे ही रिश्ते बन जाते हैं, और जहाँ तक मदद कर सकते हैं वो पहले कर रहे हैं, आज अलग किस्म से कर रहे हैं, अच्छा, मदद अभी नहीं, पहले कर रहे थे मदद? जहाँ तक हो सके। अच्छा,
मतलब कुछ लोग होते हैं जैसे कुछ प्रकल्प चलाते हैं, कोई ब्लड डोनेशन का कैंप चलवाता है, कोई गरीबों को खाना बांटता है, कोई क्या करता है, आपने कुछ ये मेरा एक ये दूसरा भी बिलीफ है, अगर आपको चैरिटी करोगे तो आप लोगों को कहना नहीं चाहिए। अच्छा दिखावा नहीं होना चाहिए। उसका चैरिटी का मतलब है कि आप कर लो जो करना है। अगर आप खुद को पब्लिसिटी के लिए चैरिटी कर रहे हो तो वो चैरिटी थोड़ी होती हम्म। मैंने बहुत से लोग आपके उदयपुर में देखे हैं, है। जो चैरिटी करते हैं और दिखावा भी करते हैं। अब वो उनको करना है वो करें, मुझे तो नहीं करना। तो आप दिखावा नहीं करते, किसी की मदद भी करते तो चुपचाप पता नहीं चले। तो कर लो जो करना है। अगर आप चैरिटी की बात कर रहे हो तो चैरिटी के लिए यस मैं कर लूंगा, लेकिन पर किसी को सर कहने पॉलिटिक्स तो अलग है ना, पॉलिटिक्स में तो आजकल दिखावा ही चलता है। लेकिन पहले पॉलिटिक्स में आप चैरिटी नहीं कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो। तो ठीक है, यस अपना काम कुछ लोग ज़्यादा जोर से आगे कहते हैं, कुछ लोग कम जोर से करते हैं, लेकिन ये चैरिटी नहीं है, तो आपका काम है। सर एक अभी दौर चल रहा है रील और रियल, तो आप रील में बिलीव करते हैं या रियल में बिलीव करते हैं? मतलब कोई भी काम करता है रील बना देता है, सोशल मीडिया पे लगा देता है। वो तो मेरा एक तरफ से एक मजाक के तौर में मैं फोटोग्राफर से कहता हूँ कि पहले फोटो ले लो, काम बाद में होगा। लेकिन मेरे हिसाब से काम ज़्यादा ज़रूरी है। काम नहीं करोगे तो फिर फोटो किसका लोगे? सर रविंद्र भाटी को किस तरह से देखते हैं आप? अब वो विधानसभा में मिलते हैं, अब वो है कि उन लोगों की फॉलोइंग है और लोग काफ़ी लोग उन पर विश्वास करते हैं। आपको लगता है अच्छे लीडर है? लीडर है इसलिए वो विधानसभा में है। नहीं बहुत सारे ऐसे तो। बहुत सारे मतलब वो तो विधानसभा में नहीं है फिर। नहीं विधानसभा में बहुत 200 एमएलए हैं करीब करीब। वो अपने अपने क्षेत्र में सब लीडर हैं, अच्छा इसलिए तो है विधानसभा में, नहीं तो कैसे पहुंचेंगे? नहीं वो तो है सर, लेकिन रविंद्र भाटी का आपने कहा ना फैन फॉलोइंग है बहुत अच्छी। वो तो है, हम तो हम देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं और उनकी है फैन फॉलोइंग। वो रियल की है रील की है, ये डिफरेंशिएट है ना सर। अब होगी तो रियल भी होगी। अब आप कह नहीं सकते कि ये पूरी रील की फॉलोइंग ही है, वो तो गलत बात होगी। अच्छा रियल की है आप मानते हैं? काफी हद तक तो रियल होगी। अब आप सोशल मीडिया पे हो तो कुछ हद तक आप मान सकते हो रील है, लेकिन कुछ हद तक क्योंकि वो है विधानसभा में है, अगर वो विधानसभा में नहीं होते तो आप कह सकते हो कि ठीक है रील फॉलोइंग है, लेकिन अब वो चुन के आए हैं तो रियल ही तो होता है। आपकी रीलें कम बनती है मैं देखता हूँ सर। रील हाँ अब सबको अपना अपना, जैसे मैं कहा मैं ज्यादा काम पे ज्यादा ध्यान रखता हूँ। रील तो ये थे विश्वराज सिंह मेवाड़ा जिन्होंने खास बात मेवाड़ा नहीं मेवाड़ होता है। मेवाड़ सॉरी, ये थे विश्वराज सिंह मेवाड़ जिन्होंने हमारे से खास बातचीत की। आपको इनका पॉडकास्ट कैसा लगा? और इन्होंने खुलकर बातचीत की कि मैं रियल में बिलीव करता हूँ, रील्स में नहीं। मैं धरातल पे काम करता हूँ और ये हमेशा एक्टिव रहते हैं और जनता के बीच में रहते हैं और नाथद्वारा से विधायक हैं और जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। नमस्कार।